This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः पौष कृष्ण तृतीया दिनांक 20 जानेवारी 2022 प्रसन्न समीक्षे रक्त कासचिकित्सितम् शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोगोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनम् प्रौढदावाग्निलीनम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्धं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि ओम शांति शांति शांति। अथ बोलबद्धरसः रसभस्मविषं तुल्यं गन्धकं द्विगुणं मतं बोलबद्धक बोलतालक बाल्धीक कर्कोटी माक्षिकं तथा कंटकारी यवक्षार लांगली क्षार सैंधवम मधुपसारम संचूर्ण्य सप्ताहं चार्त्रकद्रवैः कुटिकां मदराकारां श्लेष्मकासानुपत्कासापनुत्तये भक्षेत बोलबद्धोऽयं रसश्वास पांडुजी। तो पारद भस्म और बचनाक तुल्य गंधक द्विगुणम मतम गंधक दो भाग लेने का बालक बोल तालक बांधिक करकोटी माक्षिकम निशा। तो बोल तालक बांधिक हिंदू है, करकोटी माक्षिक तो सोलह माक्षिक करके लेना होगा। रस सिंधुता शुद्ध बचना विश्व संभाग शुद्ध गंधक दो भाग दो ताल गंध बोल ताल गंध रस एक भाग बोल ताल एक किया है हरताल एक भाग हिंग एक भाग वांछ करकोटा चूर्ण एक भाग स्वर्ण माक्षिक भस्म एक भाग हल्दी चूर्ण एक भाग कंटकारी चूर्ण एक भाग यवक्षार एक भाग कलिहारी के शुद्ध मूल का चूर्ण एक भाग सज्जी खार एक भाग सेंधा नमक चूर्ण एक भाग खरा मुलेठी का सत्व एक भाग मधु का सार। इन सबों को एकत्र कर महीन पीसकर अदरक के रस के साथ एक सप्ताह तक मर्दन करे और एक बेर के बराबर गुटिका बनावे तथा श्लेष्मकाश को दुरुस्त करने के लिए भक्षण करे। यह बोलबद्ध नामक रस श्वास रोग तथा पांडु रोग को दूर करता। ये बोलतालक बाली का ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। बोल गंध रस बाल्टिकम हिंदू रसभस्म रस सिंधु मैंने भी ऐसा ही किया है। हाँ, गंध रस क्या है?
मैं समझा था तांबड़ा बोल रहेगा बोल शब्द से। गंधरस नाम से तो कुछ जानने नहीं आ रहा इस प्रकार से। तो अगर किसी दूसरे में कुछ है तो देखो, अत्यार्थवासाठी वापरतो तो बोलबद्ध वेगळा आहे का? ये तो अलग ही दिखता है, ये तो कास रोगाधिकार में है। तो उसमें तांबड़ा बोल है, रक्त बोल, और ये बाकी कंटकारी अवक्षार वगैरह ये तो अत्यार्थ में नहीं प्रयोग में लाए है, ये अलग ही रहेगा। रसगंधक पिप्पल्यो हरितक्यक्षवासकम। ये बहुत जगह है, एक ही नाम से योग है, केवल अधिकार अलग अलग इस प्रकार के हैं, उसके आधारभूत द्रव्य भी अलग अलग इस प्रकार के हैं। रसगंधक पिप्पल्यो हरितकी अक्षवासकम, तो पारद गंधक पिप्पली हरितकी बिबितक वासा षडुत्तर गुणम चूर्णम बबुला क्वाथ भाविकम उत्तर गुणम चूर्णम। तो ये 1 2 3 4 ऐसा लेना पड़ेगा। शुद्ध पारद 1 भाग, गंधक 2 भाग, पीपल चूर्ण 3 भाग, हरे का चूर्ण 4 भाग, भेड़े का चूर्ण 5 भाग, अड़ूसे का चूर्ण 6 भाग, और बबुल क्वाथ की भावना एकविंशति वारायण, तो 21 भावनाएं देनी है, शोषयित्वा विचूर्णय। फिर सुखा के चूर्ण करे, भक्षयेन मधुना हंति कासम अग्नि रसोय्ययम्। तो मद के साथ सेवन करने से ये अग्निरस का हरण करता है, नाश करता है। तो इसमें जो इस प्रकार से प्रमाण के बारे में बताया जाता है, 1 2 4 8 ऐसे तो बलादि में प्रमाण बताए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 ये अग्निरस में प्रमाण बताया गया है। उसके पीछे लॉजिक क्या है थोड़ा देखना पड़ेगा। और क्रमवृद्ध इस प्रकार से करने से एक की मात्रा सबसे वार्षिक की मात्रा सबसे ज्यादा हो जाती है। ये तो है, लेकिन और किस भावना देनी है, बबुल का पहली बार इस प्रकार से दिखाई दिया है। एक अफजकास के लिए अच्छी रहेगी अग्निरस, और नाम से देखा जाए तो अग्नि बढ़ा देने वाली इस प्रकार की रहेगी। अतः भृंगराज योग भृंगराजस्य पत्रं तु चूर्णितं मधुना सह गोलकं धारयेद् वक्त्रे कास विष्टंभ शांतये। ये तो बहुत आसान है। तो भृंगराज पत्र चूर्ण करके मध के साथ मुख में धारण करे, गोलकम धारयेद् वक्त्रे कास विष्टंभ शांतये, विष्टंभ को भी दूर करता है। तो भृंगराज वैसे भी मैं प्रयोग में लाता हूँ। अभी शायद भृंगराज का रस प्राप्त होगा, आर्द्र भृंगराज मिलेगा, वर्षा ऋतु में ही ज्यादा मिलता है। तो कल्प बनाएंगे तो बेहतर ऑप्शन है ये विष्टंभ शांति। ये एक अहम मुद्दा है, खासा विष्टंभ। अर्थैरण्डस्य पत्राणां रसं पीत्वा च कासचित्। अर्का और एरंड का पत्र का रस ये पीने से कास जीतने वाला इस प्रकार का। दंती मूलस्य धूमं वा निर्गुण्या वा पिबेत्
चाहिए। तो दंतिमूल का धूम या निर्गुंडी का धूम ये पान करे, धूमपान करे, वो भी ताश को जीतने वाला है। त्रिकटु त्रिफला चैव जातिफल लवंगकम् एतेषां समभागानां समः पूर्वरसो मतः पूर्वरसो भवेत्। संचूर्ण्यालोडयेत् क्षौद्रे भक्ष्यो निष्कद्वयं द्वयम् स्वयमेन्दरसो नाम्ना क्षयकास निकृन्तनः। थोड़ा अजीब है पाठ ये। त्रिकटु त्रिफला चैला जाति फल लवंगकम। तो त्रिकटु त्रिफला था, त्रिफला और त्रिजात ऐसा है, केला जाति फल और लवंग। एतेषां समभागानां सम पूर्व रसो भवे। समभाग लेकर पूर्व रस के जैसा होता है। संचूर्ण्य आलोड़े क्षौद्रे भक्षो निष्कद्वयम द्वयम। तो चूर्ण करके क्षौद्र से आलोड़न करे मत से, और निष्कद्वय दोन दोन निष्क इस प्रकार का सेवन करना है। स्वयं रसम नामना क्षयकास में उपयुक्त है। त्रिकटु त्रिफला और त्रिमद ये काफी नवाय श्लोक और ये नव को बुलबुल में आया है, और यहाँ त्रिकटु त्रिफला और त्रिजात ये आए हैं। तो ये थोड़ा सा सुगंधी होने के कारण और वैसे आसान है थोड़ा सा। एतेषां समभागाः काय नाही येत का रस? नाहीये नाही. यातले असे पण काही योग आहेत. सध्या कोरोनासाठी जमदग्नी सरांनी अन्य औषधासह भृंगराज सर्वत्र वापरला आहे. ओके. तो कास और विष्टम्भ दोनों के हिसाब से अच्छा है भृंगराज। मैं थोड़ा देखता हूँ, और ये भी थोड़ा ठीक लगता है। त्रिकटि त्रिफला त्रिजात और मत्स्य के साथ देना है क्षयकास निकृंतन। इंद्रावरण का मूलम भृंगी कृष्णा तिलैः सह भक्षेत क्षयकासार्थो निष्कमात्रं प्रशांते। भक्षेत क्षयकासार्थो निष्कमात्रं प्रशांते। तो इंद्रवारुणी मूल भृंग कृष्ण, कृष्णा यानी कि पिपली और तिल, इनके साथ लेना है क्षय और कास के लिए। निष्कमात्रम, एक निष्क इतनी मात्रा काफी इस प्रकार की है। अतः श्वास चिकित्सा। श्लेष्मोपरुद्धगमनः पवनोऽतिदुष्टः सन्दूषयन् ननु जलान्नवहाश्च नाडीः आमाशयोद्भवमिमं विदधाति उरस्तः श्वासं च वक्त्रगमनो हि शरीर भाजाम्। कफोपरुद्धगमनः पवनो विश्वगास्थितः प्रस्तुत करते श्वासम आमाशय समुद्भव। ये 3 पंक्तियों में वाग्भट ने लिखा। यहाँ 4 पंक्ति होगी। आशय परिगण वही है। श्लेष्मोपरुद्धगमनः पवना अतिदुष्टा, वहां पवनो विश्वगा स्थिता इस प्रकार का। संदुषयन अनुजलान जल अन्न वहाश्च नाड़ी, प्राण का उल्लेख ही नहीं है इसमें।
तो उदकम और अन्नम स्रोतस को पुष्ट करके आमाशयोद्भवम् इमं विदधाति पुरस्तः। पुरस्तः आमाशयोद्भवम् इमं श्वासं च वक्त्रगमनो हि शरीरभाषा। शरीरभाषा में क्या किया है? तो मुख से सांस शुरू होता है। शरीर भाषा में यानी कि मनुष्यों में जो शरीर भाग है, शरीर धारण करने वाले है, इस प्रकार से आमाशय भव, इस प्रकार का श्वास जो मुख से आने लगता है, ये निर्माण करता है। वाग्भट की ज्यादा अच्छी है। श्वसन स्थान में कफ के अवरुद्ध हो जाने से अत्यधिक दूषित प्राणवायु अग्नवाहक, अम्लवाहक तथा जलवाहक नाड़ी को दूषित करता हुआ वक्त्रगति। वक्त्रगति कहाँ पे है? वक्रगमन, हाँ, शासन वक्रगमन। तो वक्र है, वक्त्र है, मैंने वक्त्र सोचा था। तो वक्रगति इस प्रकार का, मुझे लगता है मुख से आना यही बेहतर होगा, वक्रगति होगा। वक्षस्थल में पहुंचकर श्वासोगास्मा उत्पन्न करता है। यह सर्वप्रथम आमाशय से उत्पन्न होता है। पुरस्तक कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भव, ये वाग्भट की पंक्ति है। तो ये आमाशय समुद्भव है और उरस्त वायु है। तो इसमें आमाशय समुद्भव होने के कारण वमन एक प्रधान चिकित्सा इस प्रकार की है। शुरू के प्रैक्टिस में मेरे बहुत सारे दमक श्वास के मरीज होते थे। बहुत बरसों से दमक श्वास है, ऐसे भी काफी थे। और कफ प्राधान्य रहता था तो वमन चलते थे। हर मौसम में 50, 60, 70, 100 इतने वमन होते थे। और उस समय में लोकल ज्यादा होते थे कि पुणे से भी आने वाले लोग ज्यादा। फिर ये पिक्चर बदलता गया। बाहर गांव से लोग जाना शुरू हो गया। और एक बार कैंसर का शुरू हुआ तो अभी कैंसर ही बना है, बाकी तो मकर श्वास, अम्लपित्त, संधिवात ये सब कम हो गए। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये ज्यादा है। तो ये भी सभी प्रकार के रोग है। इंद्रवारुणिकामूलं देवदारुकटुत्रयं शर्करा सहितं खादेत् ऊर्ध्वश्वास प्रशांत। ये ऊर्ध्व श्वास का मतलब ये वक्र लेना ज्यादा होगा, आसान होगा। वक्र गमन थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का लगता है। तो इंद्रवर्ण का मूल पहले भी आया था कास में, अभी इसमें भी आया है, लेकिन बाकी उसके साथ अलग है। देवदार और पटुत्रय, देवदार और पटुक शर्करा सहित खाते। ये बना के प्रयोग करना चाहिए। कफवात ना ऐसा ज्यादा है, साथ में शर्करा भी दी गई है, तो शायद वात के प्रकोप के हिसाब से दी हुई। सूतार्धं गंधकम मर्दम मर्द्यम यामैकं कन्यका द्रवैः द्वयोः समं ताम्रपत्रं पूर्वकल्केन लेपयेत्। तो आधा भाग गंधक और सॉरी पारद और गंधक एक भाग। सूतार्धम सूतार्धम गंधकम क्या अर्थ करे? तो जो सूत पारद एक भाग और गंधक आधा भाग, ऐसा ही लेना ठीक रहेगा।
सूत्रार्धम गंधकम मध्यम यामयिकम कन्या द्रव्य। जनरली गंधक समभाग या दुगना होता है। मैं जो अन्वय लगा रहा था, गंधकम सूतार्धम, ये गंधक का विशेषण है, सूतार्धम ये। जिसमें आधा सूत हो, इस प्रकार का गंधक, तो गंधक दुगना और सूत एक भाग, इस प्रकार का अर्थ हो जाएगा। टीकाकार ने क्या किया है? सूतः अर्धा यत्र तादृश गंधक। टीकाकार ने मैंने जो अर्थ किया था वही किया था। तेन सूतस्य एको भाग गंधकस्य च भागद्वयम्। या हिंदी में उन्होंने शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गंधक आधा भाग, इस प्रकार का किया है। मुझे ये नहीं ठीक लगता है, जो टीकाकार ने किया है वही ठीक है। तो पारद एक और गंधक दो, इस प्रकार का लेना ज्यादा बेहतर, इस प्रकार का होगा। मध्यम यामयिकं कन्या का द्रव्य। तो कुमारी स्वरस में एक विराम खल करना है। द्वयो समम ताम्रपत्रम पूर्व कलके ने लेपे। इन दोनों के संभाग ताम्रपत्र लेने हैं और उसको इसका लेप करना है, ये पारद गंधक जली का। दिनैकम हंडिका यंत्रे पक्वम आदाय चूर्ण। तो हंडिका यंत्र में एक दिन पाचन करे। सूर्यावर्त रसो येषः द्विगुंजः श्वासकुचित भवे। ये सूर्यावर्त रस है, 2 गुंजा मात्रा में श्वास को जीतने वाला इस प्रकार का। हंडिका यंत्र इस कर्त के से दोनों के संभाग ताम्रपत्र के ऊपर लेके लगाइए और इसको हंडिका यंत्र बंद कर, संधि बंद कर दे और भट्टी पर रखकर एक दिन पाक करें। इसके बाद शीतल होने पर हंडिक से निकालकर चूर्ण बना ले। इसके बाद इस चूर्ण की दो रत्ती की मात्रा में श्वास नाशक अनुपान के साथ सेवन करें। ये थोड़ा आसान है बनाने में, ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। और पारद गंधक और ताम्र तीन ही है और एक ही पुट है। एक दिन करना है, इतना ही है। पुट भी नहीं है एक्चुअली, ये अग्नि देना है इस प्रकार से। गंधकम मरीचम साज्यम पिपे श्वास कफापहम। ये भी थोड़ा आसान है। गंधक मरीच और घृत, एक श्वास का कफाप, श्वास और कफ के लिए अच्छा, इस प्रकार का है। शिलाहिंग विरंदन च मरीचम कुष्ठ सैंधवम मध्वाचाभ्याम लिहेत कर्षम श्वास कास कफाप। तो मनशील हिंगु विरंग मरीच कुष्ठ सैंधव, घृत और मधु के साथ एक कर्ष मात्रा में लेना है। श्वास कास कफाप, श्वास कास और कफ को दूर करने वाला है। शिला का मनुष्यला ये लिया होगा। अच्छा, सौगंधी का योग है। सौगंधी का योग तो गंधक और मरीच है। सूत षोडश तत्समो दिनकर, ये बीच में हिंदी में आया ही नहीं है। हम्म, ये ठीक है। ये हिंदी ट्रांसलेशन वाले बुक में है ही नहीं इस प्रकार से। तो मनशिला हिंगू विडंगा मरीच कुष्ठ और सैंधव।
सूत षोडश तत्समो दिनकरस्तस्यार्धभागो बलिः सिन्धुस्तस्य समः सुसूक्ष्म मृदित षट्पिप्पली चूर्णितः गंभीरस्वरसेन मर्दितमिदं तप्तं सुपक्वं भवेत् कासश्वासत गुल्मशूलजठर पाण्डुलिहन् नाशय। तो सूत 16 भाग, तत्समो दिनकर उतना ही ये सूर्य यानी कि ताम्र, तस्यार्ध भागो बलि और उसका आधा भाग गंधक, सिंधुस्तस्य समः सुसूक्ष्म हृदितः षट्पिप्पली चूर्णितः। लेकिन षोडश क्या मात्रा में लेना है? शुद्ध पारद 16 भाग, ताम्रभस्म 16 भाग, शुद्ध गंधक 8 भाग, सेंधा नमक 8 भाग तथा पीपर का चूर्ण 6 भाग, षट्पिप्पली चूर्णितः। तो थोड़ा सा लगा था षट्पिप्पली यानी कि 6 पिप्पली, लेकिन ये तो नहीं दिखता। शिलामध्ये शिलाजतू म्हणून खाली टिक्के मध्ये आले आहे. ओके. जनरली जतुल शिला तो ऐसे ही लिखते हैं, शिला लिखते हैं तो शिला ही लिख जाती है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और ये पाठ ही नहीं है यहाँ पे। ऑडियो इज ओके, सभी को सुन दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है, सभी सुन सक रहे हैं, सुन रहे हैं? यस सर, ओके ठीक है। तो कविता शायद फिर से ज्वाइन करो। सुसूक्ष्म वृत्ता षट पिप्पली चूर्णिता, तो पिप्पली भी 6 भाग लेनी है, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। जंबीर स्वर से नमर्दितम इदम तप्तम स्वक्वम भवे, तो जंबीर रस से ये मर्दन करे और तप्तम सुपक्वम भवे, गरम करके सुपक्व हो जाए। कास श्वास गुल्म श्वास का गुल्म शूल जठर पांडु लिहन नाश, तो ये सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन ये सुपक्व कैसे बनाए? गंभीर नींबू के साथ मर्दन करें, शराब संपुट में बंदकर बलुका यंत्र में पाक करें। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा पीसकर रख ले तथा उचित मात्रा में शहद के साथ चाटे। श्वास कास गुल्म शूल उदर विकार पांडुरोग को दूर करता है और मंदाग्नि तथा अरुचि को दूर करता है। श्वास गुल्म शूल जठर पांडु मंदाग्नि को दूर करता, तो इसमें तो नहीं है। तो इन्होंने पुट देने के लिए ही कहा है, तो यहाँ पे सिर्फ तप्तम सुपक्वम भवे, तप्त करने से सुपक्व हो जाता है ऐसे। लेकिन ओपन में करेंगे तो शायद जल जाएगा। साधारणं तो वटकम वक्ष्यामि शृणु तत्त्वतः पारदं गंधकं चैव बलम एकं पृथक् पृथक्। तो एक साधारण वटक श्वासारी इस प्रकार का, पारद गंधक एक एक पलक, वे अलग अलग। पलत्रयम त्रिकटुकम, 3 पलक त्रिकटु, वंगम एक पलम क्षिपे, इसमें एक पल वंग डाले। सर्वम एकत्र संयोजनानि त्रीणि मर्दये, और 3 दिन मर्दन करें। मूत्रेण चतुर्था त्रीणि दिनानि परिवर्तये, पहले सिर्फ मर्दन करना है और फिर गोमूत्र के साथ मर्दन करना है। एकत्र कर 3 दिन तक मर्दन करे, इससे के पारद गौमूत्र के साथ भावित कर 3 दिन तक मर्दन करे। पारद का कहाँ संबंध आया अभी? पहले 3 दिन सूखा मर्दन करे और फिर
3 दिन गोमूत्र के साथ मर्दन करें। अक्ष प्रमाण वटकम छाया शुष्कम तो कारय। तो 1 कर्ष तोला प्रमाण में वटक करके छाया शुष्क करे। नित्यम एकंतु वटकम दिनानि 30 एवच। हर रोज 1 वटक ऐसे 30 दिन खाए। श्वासकाश ज्वर हरम अग्निमांद्या रुचित प्रणव। श्वास का ज्वर का नाश करने वाला, अग्निमांद्य और अरुचि इसका भी नाश करने वाला, इस प्रकार का है। तो ये थोड़ा आसान है बनाने में, ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। और केवल 30 दिन ही खाना है ऐसा बताया है। दिनानि 30 एवच, इनमें 20 दिन तक, 20 दिन कहाँ से लाया मैंने। त्रिंशद है तो 30 होगा, भाषांतर में 20 दिन किया गया है। श्वास का तथा ज्वर को दूर तथा अग्निमंदन में अरुचि को दूर करता है। तो गोमूत्र की भावना है, इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। रसभागो भवेदेको गंधको द्विगुणो मता त्रिभागा पिप्पली ग्राह्या चतुर्भागा हरितकी विविध पंचभागंतु वासा षड्गुणता भवे भांगी सप्तगुणा ग्राह्या सर्वं चूर्णं प्रकल्पये बबुलक्वाथमादाय भावयत् एकविंशति विविधक प्रमाणेन मधुना गुटिकां चरे एकैका भक्षयेत् प्रातः श्वासकाशनिवृत्ते। ये भागोत्तर गुटिका मेरे ख्याल में, तो और वैसे बनाने में थोड़ी आसान है। ये भी हिंदी किताब में नहीं है, थोड़ा अजीब है। सप्तामृतावटी एक अलग आई है आज, नीलकंठ। तो पारद 1, गंधक 2, पिप्पली 3, 4 भाग हरितकी, विविध पंचभाग, वासा 6 भाग और भांगी सप्तगुणा और बबुलकवाद की 21 भावनाएं देनी है। और विविधक प्रमाणे मधुना गुटिकां चरे। ये भी काफी आसान है बनाने में। तो शायद इसके बारे में सोचे ये बनाने के लिए। और बबूल का जो है वो हमारा जो देसी बबूल है उसका ही प्रयोग करना है। अभी हाइब्रिड बबूल काफी प्रचलन में है, लेकिन हमें इसमें प्रयोग करना होगा तो वो देसी बबूल का ही प्रयोग करना होगा। मूल है इस प्रकार से। श्रुतम सुलभम सुलोहम बलिम अमृतयुतम त्रिकम रेणुकाब्दम गंडीरम केशराग्नि हिंदु द्विगुणगुणयुतम मर्दयित्वा समस्तम कुर्यात् कोलास्ति मातनान् सुरुचिरवटकान् भक्षयेत् प्राग्दिनादम् पथ्याशी सर्वरोगान् हरित च नितराम् नीलकंठाभिधान। ये नीलकंठ नाम का योग है। नहीं है इसमें, तो इस किताब में भी नहीं है फिर से। हाँ, शुद्धम शुद्धम सुलोहम बलिम अमृतयतम त्रिकम त्रित्रिक ऐसा है। हाँ, गंडीरम केशराग्नि। त्रिफला त्रिकट त्रिमद ये लिए है इसमें। तो पारद ताम्र लोह गंधक
और ये बचना विषय। त्रित्रिक, त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद, रेणुका शब्द, रेणुकाब्दम, रेणुका नागर मोथा, गंडीर, रामठया, शाकशुंठिया, केसर, नागकेशर, अग्नि चित्र, द्विगुण गुणयुतम, और इसमें दुगना गुड़ डालना है। मर्दयित्वा समस्तम, कुर्यात् कोलास्ति मात्रां, सुरुचिरवटकान् भक्षेत् प्राग्दिनाद। कोलास्ति मात्रा जितनी सुरुचि इस प्रकार के वटक बनाए और दिन के शुरुआत में सुबह में खाए। पथ्याशी सर्वरोगान हरिते चुनितराम नीलकंठा विधान, और पथ्य सेवन करे सभी रोगों का हरण करता है ये नीलकंठा विधान इस प्रकार का। तो आया है श्वासाधिकार में। तो ये थोड़ा करना पड़ेगा। देशी बबूल और हाइब्रिड बबूल को कैसे पहचाने? बबूल त्वक्सार भावना, हाँ, बबूल त्वक्सार की काढ़ा बना के इसकी भावना देनी है। ये अभी सुबाबुल नाम से ये जो हाइब्रिड वैरायटी आई है वो सुबाबुल नाम से, और बीच में इसका बहुत प्रचलन हो गया था सुबाबुल का, और उसने काफी भूमि को आक्रांत कर दिया था। वैसे देसी बाबुल की वैरायटी भी अपने आप उगती है, तो वो दिखाई देती है, उसमें ज्यादा संदेह की बात नहीं है। ये सुबाबुल मालूम नहीं किस दृष्टि से लाया गया, और बबूल का सबसे ज्यादा प्रयोग काष्ठ के रूप में ईंधन के लिए किया जाता। वैसे दंतमंजन में इसका काफी प्रयोग हो सकता है, होता भी है शायद, लेकिन ये भावनाओं में खास करके काश श्वास में इसका काफी प्रयोग अभी यहाँ पे दिख रहा है। साल भावना, संहिताचा बेस घेऊन काही लॉजिक वापरून या कल्पांची निर्मिती झाली असावी की वीर्यवान व प्रभावी द्रव्याचे अनुभव आधारे एकत्रीकरण केले असावे। थोड़ा सा मुश्किल है बताना इसमें कौन। ये एक बड़ा ट्रांजिशनल चेंज है, मूल ग्रंथों से ये काफी अलग इस प्रकार के हो गए। कोलटकर सर का ये कहना था कि जो मूल तत्व ज्ञान है वो तो खास करके चरक में ही है, सुश्रुत में कुछ हद तक है। वाग्भट ने कल्प ये इस प्रकार के तत्व ज्ञान को दूर रखा है, और फिर जो लघुत्रयी है, शारंतर, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर या माधव निदान, इससे माधव निदान केवल निदान का ग्रंथ है। माधव चिकित्सक का एक हस्तलिखित उपलब्ध है, लेकिन प्रचलन में नहीं है। माधव निदान मधुपुर पिता खास करके प्रचलन में है। बाकी योग रत्नाकर, शारंतर और भाव प्रकाश, इसमें भाव प्रकाश की खासियत निघंटु की है, और फिर उससे एक निघंटु की परंपरा आरंभ हो गई भाव प्रकाश से आगे लेकर, और काफी निघंटु अभी ये नेट पे भी उपलब्ध है। शारंगर का एक अलग तरीका है कि औषध कल्पना के अनुसार योग दिए गए हैं, क्या फकवाना, चूर्ण, चूर्ण, कुर्ता, तैल वगैरह इस प्रकार से, और फिर वो अधिकार लेके किन किन रोगों में वो योग आएंगे ये नीचे बताया गया है इस प्रकार से। तो ये एक थोड़ा अलग ही ढांचा बन गया कि औषधि कल्पनाओं के अनुसार शारंगर में इस प्रकार से जानकारी दी गई है। योग रत्नाकर में कुछ नए डिसीजेस
जैसे कि अम्ल पित्त है, अम्लवात है, चित्तजिका मसूरिका वगैरह है, ये भी बताए गए। महाप्रकाश में भी वो सभी समा गए हैं इस प्रकार से, और इससे रसौषधि आ गई, एक आम मुद्दा है योग रत्ना का जो महाप्रकाश है। तो बीच में ये रसशास्त्र का उदय इस प्रकार का हुआ होगा, और उन्होंने भी ज्यादा बहस की नहीं है रोग के कारण या लक्षण या उसके अवस्थाएं वगैरह, इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं है। तो सीधे उतर आते हैं औषधियों पर, और वो कैटेगरी वाइज औषध देते हैं, विक्वात है, गुटिका है, चूर्ण है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और अंत में रस भी देते हैं। पारदेव के जो औषध है वो सभी अंत में दे देते हैं। तो एक ट्रांजिशनल चेंज जो निघंटु के बारे में दिखाई दिया गया, तो प्रोफेसर सर का कहना था कि मूल ग्रंथों के आधार पर ही निघंटु की रचना हुई है और वही बेस रहेगा, लेकिन इसमें से हरित की या आमल की वगैरह के बारे में मूल ग्रंथों में है चरित्र वगैरह में। तो उसको सामने रखते हुए बाकी द्रव्यों के बारे में निघंटु में चर्चा काफी की गई, दोषघनता, रोगघनता वगैरह वगैरह इससे के बारे में जानकारी निघंटु ग्रंथ में पाई गई इस प्रकार से। अब रही बात शारंगर से है या फिर सबसे नवीनतम जो है वो वैश्विक रत्नावली, ये ग्रंथ है। तो वैश्विक रत्नावली में इसके बारे में बहस नहीं है, लक्षण वगैरह क्या है वगैरह ज्यादा बहस नहीं है। उसकी खासियत है कि नवीन जो विकार है, उरस्तोय है, शीर्ष जल शीर्षक है वगैरह इस प्रकार से, ये सीधा सीधा भाषांतर है, प्लूरल इफ्यूजन और ये जल शीर्षक हाइड्रोसिफेलस इसका भाषांतर है, या वृक्क विकार इसमें नहीं बताया गया इस प्रकार से। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार जो नए विकार उभर आए हैं उनके बारे में ज्यादा बहस वैश्विक रत्नावली में की गई और उसके लिए दवाई भी बताई गई है। तो ये जो सब परिवर्तन आ रहे हैं ग्रंथों में, अब मैं समझता हूँ कि आवश्यकता है आधुनिक सभी रोगों के बारे में आयुर्वेद के तत्वज्ञान से लेकर अवस्था चिकित्सा तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बीच में तत्वज्ञान का धागा बिल्कुल छूट गया। वैसे अम्लपित्त अम्वात में संप्राप्ति देने की कोशिश योग रत्नाकर में हमारे निदान में है, वो बात सही है, लेकिन फिर भी वो अधूरी इस प्रकार की है। और अभी हमें चाहिए कि सभी दृष्टिकोण से, सर्वांगीण दृष्टि से इन सभी बातों को देखकर, और जो जीवन शैली में परिवर्तन आया है, आहार विधि में परिवर्तन आया है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी रोगों की संप्राप्ति बताइए, और खास करके कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां जो काफी नई उभरी है इस प्रकार से और बड़े पैमाने पर निर्माण हो रही है, तो उसके बारे में बहस करें। और प्राचीन पद्धति से लिखे, प्राचीन संहिता जिस प्रकार से लिखी गई है कि निदान पंचक, इसका उसकी साध्या साध्यता, उसके अवस्था विशेष और उस अवस्था विशेष के अनुसार उसकी चिकित्सा, ये सब लिखना जरूरी है। अब दवाइयों में काफी बातें हो सकती है, परहेज के बारे में काफी हो सकती है, तो वनस्पति से दवाइयाँ प्राणीश और खनिज, इसमें पारद वगैरह के, इन सभी को लेकर चिकित्सा निर्देश होना चाहिए। इसमें भी दो भाग हो सकते हैं कि
जिनके बारे में ग्रंथों में हमें जानकारी कुछ मिल रही है और उसी जानकारी को आगे लेकर हम चलते हैं तो एक अलग इस प्रकार का दिखता रहेगा। इसमें से अगर कुछ योग ढूंढते हैं कि जो अद्यतन स्थिति में काम में लाए जा सकते हैं और चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी के लिए हो या अन्य बीमारियों के लिए इस प्रकार के हो। और जैसे मैंने अभी कैंसर के बारे में शुक्र शोधन गण का आरंभ किया, धातु पाचकों का आरंभ किया या रसायन चिकित्सा ये प्रधान है, ये बताने की कोशिश की, तो उसी प्रकार से नवीन विकारों में हमें प्रिंसिपल्स ढूंढने हैं कि क्या करना है। दीर्घमायु स्मृति में आरोग्यम तरुणम वयः, इस सूत्रों को ध्यान में रखते हुए और कैंसर इज disease that produces untimely miserable death। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कैंसर का प्रधान चिकित्सा सूत्र रसायन या कुछ हद तक बाजीगर इस प्रकार का होगा। ऐसे सभी रोगों के बारे में उसके चिकित्सा सूत्र लिखने हैं या निदान पंचक के बारे में बहस करनी है, उसके साध्यासाध्य का बारे में विवेक करना है। अभी कल एक मरीज आया है, ब्रेन में कुछ ट्यूमर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये कहीं आंख के पीछे है इस प्रकार के। जो जनरली बिनाइन रहता है लेकिन मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होता है। तो ये कैसे, इन सभी के बारे में कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे? लक्षण उसको कुछ है नहीं वास्तव में, थोड़ा दिखने में तकलीफ हुई थी तो फिर एमआरआई ब्रेन हो गया तो फिर पता चला। डॉक्टर्स कह रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है, बेंगलोर चिकित्सा में भी बीओ असं काहीतरी नाव आहे त्याचं, काढून बघितलं तर। तो एलोपैथी तो मूल में जाती ही नहीं है, वो एक अलग मुद्दा। ट्यूमर दिख रहा है तो निकाल देना है, इतना ही बता। हाँ, लेकिन सिर्फ निकाल देने से क्या बात है? वो फिर से बढ़ेगा। हाँ, और अगर कैंसर में परिवर्तित हो गया हो तो बुरी हालत होगी इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में कैसे सोचेंगे, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। इसलिए मैं चाहता था कि सभी आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो भी जानकारी है उस सभी जानकारी को पहले इकट्ठा करें। जैसे कोई भी रिसर्च अगर करते हैं तो उससे पूर्व क्या क्या रिसर्च हुआ है ये देखना अनिवार्य होता। तो उसी प्रकार से ग्रंथों में जो जानकारी है उस सभी जानकारी को इकट्ठा करें। तो इसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक डाटाबेस स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो प्रातिपदिक कोश के रूप में मैंने आरंभ किया, इस संघ कोश से आगे चलकर प्रातिपदिक कोश के बारे में सोचकर अब काश श्वास वगैरह विकारों में ये भी सभी योग सामने आएंगे जो हमारे सामने वैसे अदरवाइज नहीं आते हैं। लेकिन इन सभी का प्रयोग हम आयरनी जो है इस्चेमिक लंग डिसीज, इस्चेमिक इडियोपैथिक लंग डिसीज वगैरह इस प्रकार से, या फिर लंग फाइब्रोसिस वगैरह इस प्रकार से, या लंग कैंसर वगैरह इस प्रकार में कर सकते हैं क्या?
ये अहम मुद्दा है सरकार का। उस संप्राप्ति को भंग करने का अगर सामर्थ्य इसमें है तो मुझे लंग फाइब्रोसिस के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये फाइब्रोसिस क्यों डेवलप होता है, कारण इसका क्या है। अभी कोरोना में ये काफी दिखाई दिया, तो मूल रोग से और औषधियों से लंग फाइब्रोसिस हो रहा है, ऐसा है। तो रिवर्ट करने के लिए क्या करेंगे, और ये ब्लड क्लॉटिंग, ये जो बात बताई गई है अभी, उसके बारे में कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे। उस हिसाब से मैंने वो कमलनाथ नाला रक्षा प्रयोग में नाला लाना आरंभ किया इस प्रकार से। अभी फिलहाल जो डेथ हो गई एक बच्चे की, इस प्रकार का डायग्नोसिस था, और उसमें ब्लड क्लॉट हो रहा था, लैब तक भी पहुंच नहीं रहा था, इस प्रकार से सीबीसी करवाना चाहते थे। तो मैंने ये दिया था उसको, अभी फायदा नहीं हुआ, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होती गई और ध्यान दे गया। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है अभी दिखते हैं, दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, उन सभी के बारे में कैसे सोचेंगे, तो ये बड़ा सवाल है, बड़ा कठिन इस प्रकार का काम है। तो एक तो ऐसा रहेगा कि सभी ग्रंथों से जानकारी इस कोश के रूप में, द्रविड़ कर्म कोश के रूप में अगर हासिल होगी तो शायद कुछ बात बनेगी कि क्या प्रयोग में ला सकते हैं। और जो योग प्रचलन में नहीं है उनको किस तरीके से समझकर प्रचलन में ला सकते हैं, कहाँ प्रयोग उनका करना है। और ज्यादा जो है कठिन काम, वो इन सभी अवस्थाओं को समझना त्रिदोष सिद्धांत के आधार पर, और चिकित्सा सूत्र निश्चित करना, ये बहुत कठिन काम। और कम से कम जो कॉमन डिसीजेस है, कैंसर से लेकर बहुत सारे डिसीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी काफी कॉमन होने लगे हैं, और ये तो बढ़ते रहेंगे वैक्सीनेशन के बाद। तो उनसे पाना कैसे किया जाए, उनसे इस प्रकार से हम सोचेंगे उन सभी के बारे में। तो एक बात हो सकती है कि जो दवाइयां उपलब्ध है अभी बाजार में, उनके बारे में सोचेंगे, ये एक बात है। पूरे देश भर में कौन सी दवाइयां मिल रही है, मैंने ने अभी डाला है, मैंने भी देखा नहीं अभी तक, लेकिन आयुर्वेद मेडलाइन अमेजॉन लिंक है, तो कौन सी दवाइयां यहाँ पूरे भारत भर में उपलब्ध है, ये थोड़ा देखेंगे। उसमें मरीज को बिठा सकते हैं, उसमें से दवाइयों को ढूंढ सकते हैं। जैसे अभी ये कोविड-19 में ये गांधी भी ये नई दवा हाथ में लेते हैं, अलग तरीके से एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, और फिर एंटीवायरस के हिसाब से कोरोना में दे सकते हैं। इसके कारण केवल हमारे हिसाब में शालमली घनसार है, शालमली नहीं, शाली के घनसार है, तो त्रिदोषनाशक और रसायन है। तो अभी एंटीवायरल है, तो हेपेटाइटिस बी में भी इसका प्रयोग किया, वो भी अच्छा कारीगर इस प्रकार का रहा। तो एक अलग तरीका मिल गया थोड़ा सा देखने का इसकी तरफ, और इसको भली भांति प्रयोग में लाने का। अब उसके बाद मैंने शालीपर्णी को कैंसर में भी आरंभ किया प्रयोग करना।
वैसे भी त्रिदोष शामक और रसायन है जो प्रयोग कर सकते हैं। शालीपन्नी चूर्ण मैंने डाला है अभी, ये टैबलेट सभी में दे रहे हैं ऐसा नहीं। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ कि रसायन औषध कौन से हैं और इसमें किसमें डाल सकते हैं रसायन का प्रयोग हो सकता है। और अगर कुछ भी उपाय सामने नहीं है तो पंचकर्म और रसायन यही चिकित्सा है। अभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्या करेंगे ये भी एक अहम मुद्दा है। तो गर्भावस्था से लेकर इसीलिए तो रसशास्त्र का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर है। पंचकर्म के लिए ये बड़ी मुसीबत होती है। अगर बल कम है तो पंचतंत्र ये नहीं कर सकते इस प्रकार से, पंचकर्म नहीं कर सकते। अगला मेरा जो व्याख्यान है 500 स्मृति व्याख्यान में तो रसशास्त्र की उपयोगिता इस विषय में आज बुधवार को होगा। थोड़ी कोशिश करेंगे कि ये कल जैसी तकलीफ न हो, नेटवर्क इशू न हो इस प्रकार से। लेकिन मालूम नहीं है अभी रोहित गट्टेवार ने कहा था कि एक बार चरक के वाचन के समय में ये करें। ये काफी पहले वाचन में भी हुआ है इसके बारे में जिक्र, दूसरे वाचन में हुआ है सूत्र जो 7वें अध्याय के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, वो देखेंगे तो चलेगा थोड़ा सा। और गुरुकुल में मैंने काफी बार ये मुद्दा छेड़ा है प्रकृति के बारे में जो है। तो अभी मेन मकसद जो है हमारा उद्देश्य जो है, तो आज की स्थिति में आयुर्वेद की दृष्टि से निदान कैसे करें, चिकित्सा कैसे करें, ये सबसे अहम मुद्दा। निदान में काफी परिवर्तन आ गया है और ढेर सारी इन्वेस्टिगेशन आ गई है। उनका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे ये उनको टाल भी नहीं सकते हैं, ये तो बात सही है। फिर इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे ये एक मुद्दा रहता है। और जैसे मूल संहिता है चरक से जो यहाँ पर लिखी गई है, खास करके चरक लिखा गया, उसी के आधार पर नई संहिता बननी चाहिए, जो कि दो हिस्से होंगे, एक स्वस्थ वृत्त और एक आतुर। इस प्रकार स्वस्थ वृत्त में क्या क्या परिवर्तन आया है इसके बारे में काफी बहस सुननी पड़ेगी। खाने पीने की चीजें, दिनचर्या वगैरह सब बातें बदल रही है इस प्रकार से। और रोगों में प्राचीन रोग और अर्वाचीन रोग नए नए इस प्रकार से उभर आए हैं और इसकी संप्राप्ति अलग अलग तरीके से हो रही है। डिसऑर्डर्स ये तो काफी अलग तरीका है और उसका संबंध नहीं है जो खेती वगैरह में जो परिवर्तन हुए हैं उसके साथ में है। उन कारणों को जोड़ लेना चाहिए। अभी भी हम मोबाइल के जरिए होने वाला रेडिएशन, टावर के जरिए होने वाला रेडिएशन के बारे में सोच नहीं रहे हैं। HIV को भी ऐसी एंटीवायरल कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो शालीपुर में इसमें भी काम करेगी ऐसा अभी मुझे महसूस होता है। तो राजा एक्सपा को लेकर लोग चलते थे HIV के बारे में और काफी अच्छा सक्सेस होता है। एड्स ना हो, केवल HIV पॉजिटिव है वो भी निगेटिव करने की कोशिश करेंगे तो बात हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे कैसे जाना है ये सोचना पड़ेगा। और ये बिल्कुल आसान काम नहीं है, बहुत कठिन इस प्रकार का काम है। अभी फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी चलता है वो बहुत क्या कहेंगे ऊपर ऊपर इस प्रकार का है। गंभीरता उसमें बिल्कुल नहीं है और मूल रूप से आयुर्वेद समझने की कोशिश नहीं है।
ये हुआ है, ये किया, इससे अच्छे रिजल्ट हो गए, बस सभी संतुष्ट है इस प्रकार से। तो निदान पंचक के बारे में जिक्र होना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कर 52। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इगहि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो निमन्यम् वैद्यवर्गो निमन्यम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरपि